हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। इससे पहले बच्चों हम लोग ने इस चैप्टर के पहले लेक्चर में समझ लिया था कि गतिमान आवेश क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तथा हमने ऑस्टेट का प्रयोग भी पढ़ लिया था जो हमें बता रहा था कि किस प्रकार गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। उसके पश्चात बच्चों हम लोगों ने बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा था और बायो-सेवर्ट के नियम से हमें किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए फॉर्मूला मिला था। और फॉर्मूला क्या था बच्चों? dB बराबर सर म्यू बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये बच्चों हमें मिला था बायो-सेवर्ट के नियम से, ठीक है। जहां पर ये म्यू बाई 4 पाई क्या होता था सर? ये नियतांक था जो कि अनुक्रमानुपाती को हटाने पर आया था। अगर अब इसकी बात की जाए तो इसका मान क्या होता सर? 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर इसकी वैल्यू होती थी। इस म्यू को हम लोग क्या कहते हैं सर? इस म्यू को हम लोग चुंबकशीलता कहते हैं। चुंबकशीलता सर, इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, आप इसको फिर से सर क्यों रिवाइंड कर रहे हैं? इसको तो आपने पहले बताया था। मैं बोल रहा हूं कि बच्चों फिर हमने कूलाम के नियम में क्या पढ़ा था? वैद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जिसमें ये जो एप्सिलॉन नॉट था इसको हम लोग क्या कहते थे? विद्युतशीलता। एप्सिलॉन जो था इसको हम लोग क्या कहते थे? विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, ठीक है। इसे हमें विद्युतशीलता कहते थे एप्सिलॉन को, तो इसे निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये जो विद्युतशीलता है और ये जो चुंबकशीलता है इसमें हमसे संबंध पूछा जाता है, इसलिए मैंने इन दोनों को आपको एक बार यहां पर फिर से डिनोट किया बच्चा, ताकि आपको कुछ याद आ जाए। ये क्या है सर? ये स्नेल का नियम है। आप पहला लेक्चर जरूर देखिएगा। देखिए किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेक्चर देखना बहुत जरूरी होता है, तो आप पहला लेक्चर देखिएगा तब आपको ये दूसरा लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम आप इसमें करने वाले हैं जो चुंबकशीलता हमारा म्यू है और जो चुंबकशीलता ई एप्सिलॉन नॉट है, निर्वात की चुंबकशीलता जो एप्सिलॉन नॉट है, इन दोनों में संबंध को पढ़ने वाले हैं बच्चों। और ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। इनका जब संबंध आप निकालेंगे तो आप आश्चर्यचकित रहेंगे, आपको पता चलेगा कि आखिर ये इतना पूछा क्यों जाता है। चलिए, तो निर्वात की विद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता में संबंध के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो निर्वात की चुंबकशीलता, अभी और भी चीजें पढ़ेंगे, बस यही नहीं पढ़ेंगे, मतलब पहली टॉपिक ये है निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता में संबंध, वैद्युतशीलता में संबंध, ठीक है बच्चों। वैद्युतशीलता में संबंध के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। इनके बीच सर हमें संबंध निकालना है, तो हम क्या करें? सबसे पहले आपको दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए कि सर निर्वात की जो चुंबकशीलता होती है इसे म्यू से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10 के म्यू नॉट। इसकी क्या वैल्यू होती थी सर? म्यू नॉट, म्यू बाई 4 पाई की वैल्यू होती थी 10⁻⁷। अच्छा, वहां पे मैंने म्यू की बस वैल्यू लिखा था, सॉरी माफी मांगता हूं आप लोगों से। म्यू बाई 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁷। तो यहां से बस म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10⁻⁷ गुणे में 4 पाई। पीछे सही कर लीजिए बच्चों, पीछे मैंने गलत कर दिया था। तो यहां पे क्या हो जाएगा सर? 10⁻⁷ इंटू में 4 पाई, ठीक है, ठीक है। अब फिर हमें चुंबकशीलता के बारे में निकालना है, तो हमें चुंबकशीलता का मान पता होना चाहिए। निर्वात की सर चुंबकशीलता, तो सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 9 × 10⁹ क्या यही होती है? जी सर, बिल्कुल यही होती है। अब जब यही होती है तो यहां से हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको उधर मल्टीप्लाई करते हैं और इसको अपॉन में भेज देते हैं। तो सर ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट = 1/4 पाई इंटू में 9 × 10⁹। क्या ये प्रोसेस यही चीजें आएंगी? जी सर, बिल्कुल यही चीजें आएंगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/4 पाई 9 इंटू में 10⁹। अगर आपको यहाँ तक ये दोनों चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं
तब आपको अब कोई कदम बहुत बड़ा नहीं उठाना है, एक छोटा सा स्टेप उठाना है। और ये स्टेप बच्चों ये है कि आप दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करने पर। इसको समीकरण 1 ले लीजिए, 1 2 क्या लिखना है बस लिख देते हैं, म्यू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, दोनों में संबंध निकाल रहे हैं तो हम दोनों का गुणा कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा सर 10 के पावर -7 इंटू में 4 पाई, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की सर 1/4 पाई, 9 इंटू में 10 के पावर 9। अच्छा सर ठीक है सर, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है बिल्कुल। सर यहाँ से 4 पाई कट जाएगा, मैंने बोला कट जाएगा तो काट दीजिए। अब देखिए क्या आएगा, देखिए रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट बहुत आश्चर्यजनक आएगा जब आप इसको नीचे लाएंगे। देखिए अगर कोई भी चीज़ है जैसे 1 में x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1। ठीक इसी प्रकार x की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 में x लिख सकते हैं। आप लोग अवकलन पढ़ रहे होंगे तो इसमें बहुत सारी ये चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। तो अब 10 के पावर -7 को क्या लिख सकते हैं सर जी, 1/10 के पावर 7 इंटू में 1 में 9 इंटू में 10 के पावर 9। अब देखिए जो म्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है बच्चों, इसका आप मल्टीप्लाई कीजिए तो सर आ जाएगा 1 में 9 की जगह 9 और a के पावर m इंटू में a के पावर n क्या होता है सर जी, a के पावर m प्लस n, क्या वही चीज़ें नहीं है 10 के पावर 7 और 10 के पावर 9? जी सर, तो ये क्या हो जाएगा सर जी, प्लस करेंगे तो 10 के पावर 16, 10 के पावर 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी सर बिल्कुल हो जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आ रही बच्चा? जी सर बिल्कुल समझ में आ रही। अब देखिएगा, अब ये म्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 10 का क्या हम लिख दे 8। अगर इसका हम होल स्क्वायर कर दे तो क्या ये सही नहीं है? इसके पावर में 8 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 और इसका स्क्वायर होगा तो 9 आएगा। सर यही चीज़ आ जाएगा, बिल्कुल यही चीज़ आ जाएगा। अब ये बताइए क्या इसी को हम लोग सी नहीं लिखते हैं, प्रकाश की चाल? प्रकाश की चाल क्या होता है सर, 3 इंटू में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। आप लोग यूनिट भी कन्वर्ट करें तो वही चीज़ आएंगे, ठीक है। तो 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, सर ये भी वही है। तो क्या इसकी जगह पर हम सी लिख सकते हैं? बिल्कुल सर आप लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिखिए सर, हम आपको फुल सपोर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सी लिख लेते हैं बच्चा, क्या लिखते हैं सर, हम यहाँ पे सी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर सी लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम सी लिख देते हैं। सी यहाँ पर क्या है, सी सर निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए म्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c का स्क्वायर, सी का बच्चों स्क्वायर। अब हमने बोला हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू 1/μ एप्सिलॉन नॉट। क्या ये लिख सकते हैं? बिल्कुल सर ये लिख सकते हैं। अब हम सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, सी इक्वल टू लिख सकते हैं 1/μ एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट। अब ये बताइए क्या 1 का अंडर अगर हम वर्गमूल ले तो क्या आएगा सर, 1 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू 1/√μ एप्सिलॉन नॉट। यानी कि बच्चों ये इनका संबंध है, यानी कि अगर हम इसका अंडर रूट में डाल के अंडर रूट में लेके वर्गमूल निकाले तो वो किसके बराबर आएगा, 1/√, में अगर वर्गमूल निकाले तो वो प्रकाश की चाल के बराबर आएगा। यानी कि 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड के बराबर आएगा। किसके पावर बराबर आएगा सर, 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। थोड़ी सी कैमरा लग रहा है गड़बड़ हो गया है, रुक जाइए मैं सही कर देता हूँ। चलिए अब सही है। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा जो सी, जहाँ सी प्रकाश की चाल, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछा जाता है, मैं लिख दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा। देखिए मैं ईमानदारी से आपके साथ शेयर करता हूँ सारी बातें ईमानदारी के साथ आपको बताता हूँ। ये बहुत ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जाता है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत बार बार रिपीट करता है बच्चों, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि ये बहुविकल्पीय प्रश्नों में बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है बहुविकल्पीय प्रश्नों में। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं है? नहीं सर, यहाँ तक हमें अभी तक कोई भी समस्या नहीं है। तो अगर आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं बच्चों, तो देखिए हम आगे चलते हैं और आगे हमें नई चीज़ सीखने को मिलेगी। अब हम लोगों ने पढ़ लिया चुंबकीय क्षेत्र। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसके सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, गतिमान आवेश उत्पन्न करते हैं तो कैसे उत्पन्न करते हैं, ऑस्टेट का प्रयोग। फिर हमने पढ़ा उत्पन्न करते हैं तो कितना उत्पन्न करते हैं, बायो-सेवर्ट का नियम। फिर हमने इन दोनों में संबंध जान लिया। अब ये हमसे पूछा जाता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि जो चुंबकीय क्षेत्र है ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो भाई हमारा भी जवाब आता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है सर ये तो एक सदिश राशि है, ये तो एक सदिश राशि है। अगर ये मैं जैसे ही बोल देता हूं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है एक सदिश राशि है, तब बच्चे कहते हैं सर
सर ये बताइए कि इसकी दिशा किधर होती है, इसकी दिशा किधर होती है। तब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने से संबंधित जो 2 नियम है उसके बारे में। 2 नियम वो नियम मैं बताऊंगा जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सुन लीजिएगा ध्यान से कि मैक्सवेल का पेंच का नियम, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, और प्लस एक अपना नियम बताऊंगा। अपना नियम यानी कि शिवम सर का नियम। वो नियम आप लोगों के लिए बस रहेगा, किस लिए? वो नियम बस आपको इसलिए रहेगा भैया का नियम कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे भी आपसे कहता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ, तो हमारा नियम बस ऐसे ही आप आंख बंद करेंगे, ऐसे लगाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिल जाएगी। वो नियम पढ़ने के लिए और हमारा नियम लगाने के लिए। चलिए तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, देखिए बच्चों, सबसे पहला नियम अगर हम लिखे तो दाएं हाथ की हथेली का नियम। सबसे पहला नियम लिखे अगर हम तो दाएं हाथ की हथेली का नियम। इसको मैं बस समझाऊंगा, हाथ की हथेली का नियम, थेली का नियम आप लोग खुद लिखेंगे। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, ठीक है। क्या है सर ये नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम? समझिएगा, हम इसको सपोज क्या कर रहे हैं, ये जो आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये मार्कर आपको जो रेड मार्कर दिखाई दे रहा है, ये रेड मार्कर एक धारावाही चालक है। रेड मार्कर क्या है सर? ये रेड मार्कर एक धारावाही चालक है। बिल्कुल सर, एक धारावाही चालक है। बहुत बढ़िया। अब चूंकि एक धारावाही चालक है तो इसमें धारा बह रही होगी, तो सपोज कर लेंगे हम कि ये धारा कैप की दिशा में बह रही है, कैप की दिशा में बह रही है। ये जो कैप की दिशा है वो क्या है? धारा की दिशा है। क्या धारा की दिशा होती है? जी बिल्कुल धारा की दिशा होती है। तो क्या सर धारा सदिश राशि होती है? नहीं, धारा अदिश राशि होती है, याद रखिएगा। तो इस कैप की दिशा में अगर धारा बह रही है तो हम क्या करेंगे, अपने दाएं हाथ को फैलाकर, अपने दाएं हाथ को फैलाकर, ठीक है, अपने दाएं हाथ को फैलाकर इस प्रकार रखेंगे कि हमारा जो अंगूठा है, हमारा जो अंगूठा है ये धारावाही चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, देखिए जैसे अंगूठा कहाँ है, रेड कैप की दिशा में है, धारा इधर ही दिशा है, तो हम अपने दाएं हाथ को फैलाकर इस प्रकार रखेंगे। पहले समझ लीजिए, हम अपने दाएं हाथ को फैलाकर इस प्रकार रखेंगे कि जो हमारा अंगूठा है वो धारावाही चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, और जो हमारी उंगलियां हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये एक बिंदु आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्या है, एक बिंदु है, तो यहाँ पे मान लीजिए एक बिंदु है, इस बिंदु पर हमें इस धारा से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। क्या करनी है? इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए इस बिंदु पर हमें ज्ञात करनी है तो हम हाथ को इस प्रकार फैला कर रखेंगे कि हमारा अंगूठा धारावाही चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, और हमारी चारों उंगलियां उस बिंदु की ओर हो जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए आपकी तरफ हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है, तो हमारी चारों उंगलियां किधर है? आपकी तरफ है। हमारी चारों उंगलियां किधर है? आपकी तरफ है। तब इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत धक्का देने की दिशा में, तल के लंबवत धक्का किसे देते हैं? ऊपर की ओर धक्का ऐसे देंगे ना, तो तल के लंबवत धक्का देने की दिशा में, यानी कि जो हमारा ये ब्लैक मार्कर डिनोट कर रहा है, तल के लंबवत इधर धक्का देंगे तो धक्का देने की दिशा में क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन डिनोट कर रहा है? ब्लैक मार्कर डिनोट कर रहा है। अब सर अगर धार मान लीजिए इस इधर कोई बिंदु उधर ज्ञात करना है तो हाथ को ऐसे मोड़ देंगे। देखिए जिधर धारावाही चालक में बहने वाली धारा की दिशा में अंगूठा है और उंगलियां किस दिशा में है? जिधर हमें ज्ञात करना है। ब्लैक बोर्ड की तरफ अगर ज्ञात करना है तो ऐसे मोड़ देंगे, तब भी ऐसे हो जाएगा। अब मान लीजिए कि जो तार है इसमें ऐसे धारा बह रहा है, तब हाथ को वैसे रखेंगे, हाथ को ऐसे रखेंगे। ये धारा की दिशा में क्या है? अंगूठा धारा की दिशा में, और जो बिंदु है मान लीजिए आपकी तरफ ज्ञात करना है तो ऐसे मोड़ दिए, आपकी तरफ बिंदु है और धारा इधर की ओर बह रही है। अब पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? सर जी तल के लंबवत धक्का देने की सिस्टम। अब धक्का किधर देंगे? नीचे की ओर देंगे। तो ये जो ब्लैक मार्कर देखिए ये नीचे की ओर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही है बच्चों दाएं हाथ की हथेली का नियम। मैंने पूरी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया, आप मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ गए तो फिर आपको रटने में बहुत समस्याएं होंगी और आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे रटने के बाद भी बच्चों। तो देखिएगा, और मैं बोल देता हूं, एक बार लिख लीजिएगा कि दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाकर रखते हैं कि हमारा जो अंगूठा है, हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार, दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाते हैं कि हमारा अंगूठा धारावाही चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, हमारा अंगूठा धारावाही चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, तथा चारों उंगलियां उस बिंदु की ओर इंगित हो या उस बिंदु की ओर इंगित हो जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तब इस स्थिति में
तल के हथेली के तल के लंबवत, हथेली के तल के लंबवत धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। हथेली के तल के लंबवत धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी बच्चों। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए अगर ये हो गया तो अब एक है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। अब ये सबसे बोरिंग है, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। क्यों सर बोरिंग है? क्या मैक्सवेल बेकार है? मैंने कहा भैया बेकार थे, साइंटिस्ट थे। मैक्सवेल के पेंच का नियम, मैक्सवेल के पेंच का दक्षिणावर्ती नियम, मैक्सवेल के पेंच का दक्षिणावर्ती नियम। अब क्या कहते हैं मैक्सवेल सर? मैक्सवेल देखिए, मैक्सवेल कुछ नहीं बताते हैं, क्या कहते हैं कि कोई धारावाही चालक में अगर किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो हम कैसे करेंगे कि मान लीजिए वहाँ पर आपकी तरफ मान लीजिए कोई बिंदु है तो हम पेचकस से पेच कसते हैं। और कुछ बच्चे पेच ही नहीं कसे होंगे तो उनको भैया ये नियम कैसे हम समझा पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे, इसीलिए बोले मैक्सवेल सर का अलग नियम है। तो जो पेच कसे होंगे उनको अच्छी तरह पता होगा, मुझे लगता है सब पेच कसे ही होंगे। अब कुछ जो नालायक है जो घर का काम नहीं करते उनकी बात ही अलग है। तो जब हम पेच कसते हैं तो हमारा क्या रहता है, पोजीशन कैसा रहता है? सर ये इधर मेरे आसपास पेचकस है, पेचकस तो नहीं है, टाइम दोगे तो लेके आ जाऊंगा। टाइम दोगे? 1 सेकंड वेट करो, मैं पेचकस लेके आता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा हम लोग को। रुक जाइए, 1 सेकंड वेट करिए बस। पेचकस लेके मैं गया और यूँ गया और यूँ आया, ताकि आपको क्लियरिटी से समझा सकूँ। 1 सेकंड बच्चा बस लगेगा। मुझे पहले याद रहता तो मैं कहीं से लेके आता, लेकिन मुझे याद नहीं था कि आज पढ़ाना क्या है। पढ़ाना ऐसा करता हूँ अच्छे से याद आती है। चलिए भाई, मैकेनिक लोग पेच आ गया। अब देखिए हम लोग देखते हैं। देखिए अब मैक्सवेल का पेंच का नियम क्या कह रहा है? सर का पेच, ये पेचकस आ गया। चलिए अब यहाँ पे नट बोल्ट कसेंगे कैमरे का, ये ढिचक अब कसा जाए नट बोल्ट कैमरे का। अरे सर पढ़ाइए ना, एक तो आप 1 मिनट ऐसे ही पेचकस लाने में टाइम वेस्ट करके। समझिए मैक्सवेल का पेंच का नियम क्या कहता है। पेचकस का नियम, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। सॉरी यहाँ पेच लिखना मैं भूल गया हूँ, आप लिख लीजिए मैक्सवेल के पेंच का दक्षिणावर्ती नियम, ये भी ठीक ही है। तो ये पेचकस है, तो अगर हम लोग पेचकस को इस प्रकार पकड़े, देखिए हम लोग पेचकस को पकड़ रहे हैं तो देखिए चारों उंगलियां कहाँ है, अलग एक साइड है, और ये जो अंगूठा है ये क्या है, अलग एक साइड है। ध्यान दीजिए चारों उंगलियां एक साइड है और ऐसे है। बहुत लोग पकड़ेंगे तब भी ऐसे ही पकड़ेंगे। अगर हम इसको एकदम दबा के पकड़े तो कैसे पकड़ेंगे? अंगूठा देखिए इधर है और चारों उंगलियां किधर है, ऐसे है। तो मैक्सवेल सर कहते हैं कि अगर हम पेचकस को इस प्रकार पकड़े, कि पेच कसने की दिशा में, यानी कि पेच कसने की दिशा क्या है, ये पेच कसने की दिशा में धारा बहे। तो मान लीजिए अगर धारा आपकी ओर बह रही है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, धारावाही चालक है और धारा मान लीजिए रेड कैप की ओर बढ़ रही है। तो अगर हम पेच को इस प्रकार पकड़े कि पेच कसने की दिशा जो हो वो धारावाही चालक के धारा बहने की दिशा में हो, और मान लीजिए इधर कोई बिंदु है जहाँ पे हमें ज्ञात करना है, तो हमारा अंगूठा जिधर से जिधर की ओर घूमेगा, हम अंगूठा को उधर रखेंगे बच्चा, अंगूठा को उधर रखेंगे जिधर बिंदु हो। जैसे मान लीजिए इधर बिंदु है, तो जब हम पेच कसते हैं और हमारा अंगूठा जिधर घूमता है उधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे ये देखिए ऐसे हमारा था, अब अंगूठा हमारा कैसे घुमा, हम मान लीजिए आपकी तरफ पेच कस रहे हैं, इधर ये है, धारा इधर बह रहा है, बिंदु इधर है हमारे कंधे की तरफ, और हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो देखिए हम पेच कसें, ये देखिए पेचकस कसा जा रहा है इधर, तो ये किधर आ रहा है सर, अंगूठा नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि ये नीचे की ओर, ये जो दिशा है ये जो दिशा है नीचे की ओर। तो तल के लंबवत क्या, बिंदु मान लीजिए यहाँ पे थी, तो बिंदु अगर यहाँ पे थी, मान लीजिए हमारी उंगली बिंदु थी, तो उसके नीचे की तरफ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अब मान लीजिए सपोज कीजिए कि इधर है, जो बिंदु है वो आपकी तरफ है और चालक में धारा इधर की ओर बह रही है, तो फिर हम पेच को जब कसेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये ऐसे जाएगा, तो ये भी नीचे की ओर हो गया। अब देखिए मान लीजिए धारा आप ही की तरफ है और बिंदु इस साइड है, तो हम पेचकस को इस प्रकार पकड़ेंगे, अंगूठा की तरह बिंदु की दिशा में। अब इसको ऐसे कसिए,
सर जी अब कस रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। अब कस रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर। ऐसे कसेंगे तो क्या होगा, ऊपर की ओर। ऐसे कसेंगे तो क्या होगा, ऊपर की ओर। तो यही तल के लंबवत ऊपर नीचे की ओर जो बता रहा है वो मैक्सवेल का नियम बताता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सर मैक्सवेल के नियम में, तो लिखिए कि मैक्सवेल के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ में अपने दाएं हाथ में पेचकस को इस प्रकार पकड़े कि हमारा अंगूठा हमारे पेचकस की दिशा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, हमारे पेचकस के पेच कसने की दिशा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, तब जब हम पेच को कसेंगे तो हमारा अंगूठा जिधर की ओर घूमेगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। वो क्या होगी सर, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। वो क्या होगी सर, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, चलिए ये हो गया मैक्सवेल का नियम। अब सर आपका नियम क्या है, अब आप अपना नियम बता दीजिए। अब आप अपना नियम बता दीजिए, तो लिख लीजिएगा भैया का नियम, लिख लीजिएगा इसका हेडिंग भैया का नियम। मैं डाइजेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, शिवम भैया का नियम डालकर लिख लीजिएगा, हम भी साइंटिस्ट बन गए, आज नियम दे रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये धारावाही चालक तार है, ये क्या है सर, धारावाही चालक तार है, इसमें धारा इधर की ओर बह रही है। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु P है जहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन लेंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो मैं बस कहता हूँ कि ऐसे हाथ उठाइए जैसे किसी को आप आशीर्वाद देते हैं, और धारा जिधर की ओर बह रही है उधर की ओर अपना हाथ ऐसे रख दीजिए। ये हमने ऐसे उठाया और धारा बह रही थी इधर की ओर, तो अपनी उंगलियों को इधर की ओर रख दिया। अब देखिए जिस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है, इधर हमको इस साइड ज्ञात करना है, तो हम अंगूठे को इधर खोल देंगे। इस प्रकार अंगूठे के बल पे खड़े हो जाएंगे बिंदु के विपरीत दिशा में। अंगूठा कहाँ गया, नीचे की ओर। तो ये बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी सर, तल के लंबवत नीचे की ओर। अब मान लीजिए कि बिंदु P यही यहाँ पे रहता और धारा उधर बहता, तब क्या होता सर, ऐसे खोलें। ठीक है, ऐसे हम रखेंगे, धारा की दिशा में उंगलियों को रखें। जी सर बिल्कुल रखें। बिंदु P कहाँ है सर जी, यहाँ पे है। तो क्या हम इधर खोलेंगे, नहीं, बिंदु P की विपरीत दिशा में हाथ को उठा देंगे। तो बिंदु P इधर है तो हाथ को इधर उठा दीजिए। तो इधर क्या हो जाएगा सर जी, तल के लंबवत ऊपर की ओर, बिंदु के लंबवत ऊपर की ओर, यानी कि बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। मतलब जिधर धारा उधर को हाथ रखिए। अब जिधर बिंदु उसकी विपरीत दिशा में हाथ को खड़ा कर दीजिए। अगर बिंदु इधर है तो ऐसे खड़ा कर दीजिए, अगर बिंदु इधर है तो ऐसे खड़ा कर दीजिए। आप आसानी से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल पाएंगे बच्चों। ठीक है, ये नियम आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। अब यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की क्वांटिटी ज्ञात करेंगे किसी सर्कल के केंद्र पे, किसी वृत्त के केंद्र पे, या किसी हम कह सकते हैं वृत्त कहिए, या और क्या कह सकते हैं, किसी रिंग तो इंग्लिश वर्ड हो जाएगा ना, उसको और क्या कहते हैं नहीं याद आ रहा है। तो किसी वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम ज्ञात करें, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। किसी वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान को ज्ञात करेंगे। चलिए, तो धारावाही वृत्ताकार कुंडली, धारावाही वृत्ताकार कुंडली या लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, क्या निकाल रहे हैं सर जी हम निकाल रहे हैं लूप के केंद्र पर धारावाही वृत्ताकार कुंडली या लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। बहुत 2 मिनट का टॉपिक है, देख लीजिएगा। ये एक हमारे पास क्या हो गई सर, धारावाही वृत्ताकार कुंडली हो गई। देखने में तो सर आपका वृत्त की तरह नहीं लग रहा है, समझिए ना यार, आप लोग परेशान कर देते हैं जब जानते हैं कि ड्राइंग बनाने आता नहीं तो सर कलाकार नहीं बन जाते। ये इसका केंद्र मान लीजिए ये है, केंद्र क्या है, O है, और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो A है। इस वृत्त में मान लीजिए धारा I बह रही है, इस वृत्त में क्या बह रही है, धारा I बह रही है। तो हमें कह रहा है कि वृत्त के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल कर दिखाओ। क्या कह रहा है कि वृत्त के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आप लोग ऐसे लिखेंगे कि माना एक वृत्त है, माना एक त्रिज्या A का वृत्त है जिसमें I धारा बह रही है, माना एक वृत्त की त्रिज्या A त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसमें धारा I बह रही है। इतनी चीज आप लिखेंगे। फिर हम क्या लेंगे, एक छोटी सी इसमें कोई दूरी ले लीजिए, मान लीजिए DL। इस DL दूरी के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे
इस डीएल दूरी के लिए निकालेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, इस दूरी को हमें निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने सर बायो-सेवर्ट के नियम से पढ़ा था कि जिस दूरी को निकालना है उसे उस बिंदु से मिलाते हैं। तो इसको हम केंद्र से मिलाएंगे, केंद्र से मिलाएंगे। अब आपको याद होना चाहिए कि इनके बीच जो कोण बनता है, सर इनके बीच जो कोण बनता है वो भी यूज होता है। तो डीएल और केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच 90 डिग्री बनेगा। सर क्यों, आप क्या पढ़ के आए हैं कि अगर हम क्लास 10th का टॉपिक है, अगर हम किसी वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा वृत्त पर सदैव 90 अंश का कोण अंतरित करती है। वृत्त पर स्थित कोई भी बिंदु अगर वृत्त के केंद्र पर मिलाई जाती है तो वो सदैव 90 अंश का कोण अंतरित करती है। क्लास 10th का टॉपिक है, मुझे लगता है आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए कि वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु से अगर वृत्त के केंद्र को मिलाया जाता है तो वो 90 अंश का कोण बनाती है। तो अब यहाँ से देखिए बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से पहले जो मानने वाला था आप लोग लिख लें, माना एक लंबाई डीएल है जिसे वृत्त के केंद्र पर मिलाने से उनके बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री है। अब यहाँ से आगे चीज़ें करेंगे। मुझे लगता है आप लोग 12th के स्टूडेंट तो ये सारी चीज़ें लिखते हैं, मेरा काम बस आप लोग को समझाना, ठीक है, मेरा काम बस आप लोगों को समझाना है। तो बायो-सेवर्ट के नियम से क्या हो जाएगा सर, डी बी = हो जाएगा, मान लीजिए हम यहाँ पर बिंदु केंद्र ऊपर हमें ज्ञात करना है, तो बायो-सेवर्ट के नियम से केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र। अब जब आप वृत्त के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बायो-सेवर्ट के नियम से, सर ये dB = μ/4π, ये तो कांस्टेंट है। सर जी आई धारा, इसमें भी आई बह रही है और जो डीएल दूरी है वो डीएल ही है। और सर साइन थीटा, और थीटा का मान इसमें कितना है, दूरी और तार और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच 90 अंश, साइन 90 डिग्री सर अपॉन में r²। और इस बिंदु से, जिस बिंदु से हमें दूरी भी ज्ञात करनी होती है तार की, तो इस बिंदु से इस धारावाही चालक की दूरी कितनी है, जब ये a है तो त्रिज्या a है, तो ये भी तो त्रिज्या ही होगी ना, ये भी a ही होगी, तो सर जी a², ठीक है, a²। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, वो चीज़ कहाँ से लिखा गया है, तो सर वो चीज़ बायो-सेवर्ट के नियम से लिखा गया है, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये इसके लिए एक छोटी सी दूरी के लिए थी, डीएल के लिए। अब ये कह रहा है कि पूरी दूरी के लिए निकालो, पूरी दूरी के लिए निकालो भाई, पूरे वृत्त के लिए केंद्र पर बोला, ये तो नहीं बोला छोटी सी दूरी के लिए। तो हम जब पूरे वृत्त पर निकालेंगे तो हम बस क्या करेंगे, हम बस सर इसी में पूरा मान रख दीजिए। तो पूरा ये अवकलन समझ लीजिए, आप इसका ऐप ये कर दीजिए, ऐसे समेशन कर दीजिए, आप अवकलन समाकलन कर दीजिए। समाकलन में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए dB क्या हो जाएगा, b, यानी कि पूरा b हो जाएगा, हम पूरा आप काउंट कर रहे हैं, μ/4π कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब देखिए ये i है, ये i है, और साइन 90 का मान क्या होता है सर जी, 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में a² में फिक्स ही है। अब देखिए डीएल, यहाँ पर पूरी दूरी की बात हो रही है। अब हम किसको काउंट कर रहे हैं, पूरे वृत्त के लिए। तो पूरे वृत्त की सर जी क्या हो जाएगी, परिधि जी, परिधि क्या हो जाएगी 2πa, क्योंकि त्रिज्या क्या है t, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। तो पूरा वृत्त का अगर बात किया तो यही ना होता है, किनारे किनारे चलेंगे तो पूरी दूरी यही है 2πr। तो अब 2πr दूरी के लिए बस निकाल देना है, हो गया। तो इनटू में सर जी 2πr, सर जी पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 2πa, आर नहीं, यहाँ पे त्रिज्या क्या है a है, एक a से a कट जाएगा, और 2 से सर जी 4 2 टाइम्स में सर जी आ जाएगा हमारा b = में μ/2i/a, ये किसी धारावाही वृत्ताकार केंद्र के लूप पर बच्चों क्या आ गया, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। कैसे निकाले, यहाँ पर सर देखिए हम जब ये किसके लिए निकाले थे, छोटी सी दूरी डीएल के लिए निकाले थे। अब जब हम पूरी दूरी के लिए निकालेंगे तो μ/4π कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, धारा सब में एक ही बह रही है, लेकिन साइन 90 का मान यहाँ पे 1 हो गया। और जो डीएल दूरी है, तो पूरी दूरी के लिए बात करेंगे तो वृत्त की पूरी दूरी क्या होती है सर 2πr होती है, तो यहाँ पे क्या रख दिया गया 2πa रख दिया गया। अब यहाँ पर a² है, तो a² की जगह a² आ गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे कटने के बाद क्या आ गया सर जी, ये आ गया, और यही क्या है वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है, ठीक है बच्चों। तो ये लेक्चर आपका यहीं पे आज समाप्त होता है। यहाँ पर आज हमने धारावाही वृत्त कुंडली पर लूप का मान ज्ञात करना सीखा है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए वीडियो और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।